हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम आपको बीएससी फाइनल के नोट्स एंड उनका एक्सप्लेन साथ साथ में बताएंगे। तो उसमें क्या है कि हम सबसे पहले टॉपिक वाइज इसको यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज हम इसको पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर जिसमें फर्स्ट यूनिट। तो हम टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पटन प्रभाव। इसमें क्या होता है कि कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन लिया और उस पर एक फोटोन को आपतित करवाया। तो लैंग्वेज वाइज हम जैसे इसको नोट्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार लिखते हैं कि जब अक्स किरण फोटोन को एक विराम अवस्था में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आपतित करवाया जाता है तो प्रत्यास्थ टक्कर के कारण प्रकीर्णित अक्स किरण की आवृत्ति में कमी और तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है। इस प्रभाव को हम कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। इसमें एक प्रत्यास्थ टक्कर की बात की गई है, तो हमें पता है कि प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। प्रत्यास्थ टक्कर दो जो पिंड होते हैं उनके मध्य वो टक्कर होती है जिसमें यह तय होता है कि टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद में का संवेग, या फिर टक्कर की पहली गतिज ऊर्जा और बाद में की गतिज ऊर्जा दोनों का योग बराबर होता है, तो वो हमेशा प्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो प्रत्यास्थ टक्कर में होने के कारण इसमें क्या किया गया कि आवृत्ति कमी का मतलब, जैसे ये कोई कण आपतित हो रहा है, यहाँ से ये कोई कण आपतित हो रहा है, तो उसकी आवृत्ति का मतलब आवृत्ति कम होगी तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्य इस प्रोपोर्शनल होता है 1/में म्यू। तो इसमें है तरंग दैर्घ्य जब बढ़ेगा तो आवृत्ति कम होगी। तरंग दैर्घ्य हम एक झुकाव को डिफाइन करते हैं, यानी कि हमने देखा कि एक कण यहाँ से आ रही है तो उसका झुकाव यहाँ से इस प्रकार बढ़ जाता है, तो इससे पता चलता है कि तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होती है और आवृत्ति में कमी होती है। नेक्स्ट चलते हैं हमें अब सिद्ध करना है कि प्रकीर्णन के बाद, यानी कि जब ये प्रकीर्णन हो जाएगा इस प्रकार, जब ये प्रकीर्णन हो जाएगा इसके बाद अधिकतम विस्थापन ज्ञात करना। अधिकतम विस्थापन का मतलब जो कॉम्पटन इफेक्ट में विस्थापन अधिकतम कितना होगा, यानी कि कब कितना ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित या प्रतिक्षिप्त होगा, और ये जो फोटोन है उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी बढ़ सकती है। तो इसमें हम मानते हैं कि एक फोटोन है, जो फर्स्ट वाला फोटोन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसकी ऊर्जा E1 = hν और संवेग P1 = hν/c है। तो विराम द्रव्यमान, इस जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसका विराम द्रव्यमान ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन जिसका संवेग 0 एवं ऊर्जा m0c² है, इसका जो विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में तो वेग इसका क्या होगा, 0 होगा। तो वेग 0 होने के कारण हमें पता चलता है कि संवेग कितना होता है, m = v, यानी कि p = mv। तो वेग 0 है तो संवेग भी 0 होगा। इसी प्रकार इसकी ऊर्जा हमारे पास कितनी हो जाएगी, E = mc²। तो इनके मध्य टक्कर कौन सी होती है, इनके मध्य प्रत्यास्थ टक्कर होती है। और इस टक्कर से प्रकीर्णित फोटोन जो इस प्रकार प्रकीर्णित हो रहा है, जो यहाँ ये प्रकीर्णित हो रहा है, इस फोटोन की ऊर्जा E2 = hν और संवेग हमारे पास hv ही हमने मान लिया। तो था प्रकीर्णित फोटोन आपतित फोटोन की दिशा से फाई कोण बना रहा है। फाई कोण मतलब ये प्रकीर्णित फोटोन है और ये आपतित फोटोन है, इससे जो ये कोण बनाएगा वो फाई बना रहा है, और प्रतिक्षिप्त कोण से ये कोण कितना बना रहा है, थीटा। इस प्रकार आगे चलते हैं। तो जो आपतित फोटोन की दिशा से थीटा कोण बनाती हुई v वेग से प्रतिक्षिप्त हो जाता है, इस घटना में ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहती है। मैंने ये बात पहले से बता दी कि जो प्रत्यास्थ टक्कर होगी उसमें ऊर्जा और संवेग और गतिज ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा वही आ जाती है, हमेशा संरक्षित रहती है। तो नेक्स्ट डेरिवेशन पर चलते हैं। इसमें डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम विस्थापन निकालना है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ऊर्जा और संवेग दोनों नियम लगेंगे, तो दोनों नियम यहाँ पर लगाते हैं। तो कुछ इस प्रकार देता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से फर्स्ट वाली ऊर्जा और जो बाद वाली ऊर्जा है उसके अनुसार, तो फर्स्ट जो फोटोन की ऊर्जा है वो थी हमारे पास hν, और जो कण की ऊर्जा है वो हमारे पास m0c² थी = hv' + c²। इसी प्रकार हम जो प्रतिक्षिप्त कण है,
जो प्रतिक्षिप्त कण है जिसकी ऊर्जा है mc², उसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये इस साइड प्रक्षांतरण होगा तो हमारे पास HV डैश प्लस m0c² हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ हम जो नियम है वो लगाएंगे संवेग संरक्षण वाला। तो इसमें क्या होता है कि HV डैश अपॉन c यानी कि अक्ष सर्वप्रथम इसमें संवेग अक्ष पर लगाएंगे, फिर y अक्ष पर लगाएंगे, क्योंकि संवेग की हमारे पास कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है। तो अक्ष के अनुदिश लगाते हैं तो फर्स्ट वाला ये हो जाएगा, अक्ष के अनुदिश कितना हो जाएगा HV डैश अपॉन में c और प्लस 0 किसके लिए, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए। एंड बाद में चलते हम प्रकीर्णित के लिए अक्ष का कौन सा घटक हो जाएगा, फाई एंगल के अकॉर्डिंग HV डैश अपॉन में c cos फाई हो जाएगा। इसी प्रकार जो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है उसके अनुसार थीटा कोण बनाते हुए ये अक्ष का जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा, mv cos थीटा। और जब हम प्रतिक्षिप्त कण के लिए ये निकालेंगे mv cos थीटा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा। और इसी प्रकार इसी तरह y अक्ष के घटक, तो इसके लिए y अक्ष का घटक तो क्या है 0 0, क्योंकि इसमें कोई y अक्ष का घटक ही नहीं बन रहा। और इसमें हो जाएगा, इसमें ये वाले y के घटक हो जाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा 0 + 0 HV डैश साइन फाई माइनस h न्यू साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका वेलोसिटी है। आगे चलते हैं तो इसमें हम क्या निकालते हैं, जो प्रतिक्षिप्त यानी कि हमें जो भी कार्य करना है वो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन के लिए करना है। इलेक्ट्रॉन कितना प्रतिक्षिप्त हुआ तो जो भी हम निकालेंगे ये वाला सभी प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन के निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। तो साइन h म्यू सी इज इक्वल टू HV डैश साइन फाई। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार होता है, जो एक इक्वेशन बनाकर प्राप्त होता है। तो इक्वेशन, अब इसमें क्या होता है कि कुछ नियम यानी कि कुछ जो डेरिवेशन के जो सरल बनाने के लिए कुछ हम लाइनों के द्वारा व्यक्त करते हैं, इक्वेशन को जोड़ते हैं, इक्वेशन को वर्क करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है उसको इजी कहाँ तक बना सकते हैं। तो इक्वेशन 5 और 4 को जब घटाते हैं तो हम इस डेरिवेशन को कुछ पूरी तरह से कर लेते हैं। तो सेकंड आता है हमारे पास सापेक्षिक सिद्धांत से v वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान। इसमें क्या होता है कि जो m0 है वो मूल कण का द्रव्यमान है, m तो उस कण का द्रव्यमान है जो गतिशील अवस्था में होता है। तो हम पिछले इक्वेशन में इक्वेशन 6 उसमें हम m0 की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की इक्वेशन प्राप्त होती है, जो यहाँ पे कैंसिल आउट होके हमारे पास इक्वेशन बन जाती है कॉम्पटन विस्थापन की। इस प्रकार हम इस डेरिवेशन को संपूर्ण करते हैं और विस्थापन हमारे पास जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा c1 माइनस कोस फाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। जो लैम्डा c है वो क्या कहलाता है, कॉम्पटन विस्थापन। ये वाला कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। अब यदि मैं कॉम्पटन विस्थापन ज्ञात करना चाहूँ तो हमारे पास कॉम्पटन विस्थापन की वैल्यू कितनी होती है, जिसमें h अपॉन m0 c होता है, जिसकी h की वैल्यू 6.6 या मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 और m0 जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 मल्टीप्लाई जो प्रकाश का वेग हम जानते हैं 3 मल्टीप्लाई 10⁸। यह फिक्स होता है, वैसे तो होता है 2.9928 मल्टीप्लाई 10⁸ होता है, लेकिन हम इसको 3 मान लेते हैं। जब टोटली कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास ये कॉम्पोनेंट विस्थापन प्राप्त हो जाता है। और नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे कि कॉम्पटन विस्थापन कब तक मैक्सिमम हो सकता है। मैक्सिमम कब होगा, यदि जो प्रकीर्णित जो किरण है तो उसका कोण कितना होगा, उसका कोण यदि उसका कोण 180 हो जाए। 180 का मतलब जब कोस फाई यहाँ हमें पॉजिटिव बनाना है तो फाई कितना लेना पड़ेगा, फाई हमें लेना पड़ेगा पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है। तो यदि फाई रख देंगे तो हमारे पास कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम कॉम्पटन जो इफ़ेक्ट है उसको पूरी तरह से करते हैं। आपको यहाँ से नोट्स ले लेने हैं और नोट्स अच्छी तरह से लिख लेने हैं, जो एग्ज़ाम टाइम में आपको यहाँ से पता चल सके कि किस प्रकार कॉम्पोनेंट इफ़ेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। Thank you.